मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर था वो था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हमने ये समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज़म है, ये जो दोनों फिनोमिना है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट फिनोमिना है ये। जैसे वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो साइंस ऑफ मैग्नेटिज़म है, ये जो मैग्नेटिज़म है इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। और ये जो मैग्नेटिज़म ब्रांच है इसकी ग्रोथ कैसे हुई, मतलब मैं या इस चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज़म एज ए सेपरेट ब्रांच, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लिंक नहीं है। इससे पहले हमने यही पढ़ा था ना कि करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कोई लिंक नहीं है, मैग्नेटिज़म को एज ए सेपरेट टॉपिक हमें पढ़ना है। तो मैग्नेटिज़म जो ब्रांच है इसका जो ओरिजिन है ये 600 BC 600 BC 2500 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इस ब्रांच के ओरिजिन को। मतलब ये ग्रीस में एक डिस्ट्रिक्ट है एशिया माइनर, मैग्नेशिया, और वहाँ एक जगह एशिया माइनर, वहाँ पहली बार इस एक ओर का पता चला था। उस ओर को बोलते हैं मैग्नेटाइट। दैट ओर इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट जो है ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। ये पहला ऑब्जर्वेशन था मैग्नेट के बारे में। मतलब इसमें मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और चाइनीज़ को भी इसके बारे में मैग्नेट के बारे में पता था। 11th सेंचुरी में चाइनीज़ को ये पता था कि मैग्नेट जो है डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, कि अगर थ्रेड से मैग्नेट के एक पीस को लटका दिया जाए तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। इसलिए ये जो मैग्नेटाइट है, इस मैग्नेट का एक्चुअली मैग्नेट जो मटेरियल है इसका पहले नाम रखा गया था मैग्नेटाइट। और क्या कहते हैं, इसमें जो चाइनीज़ है ये क्योंकि डायरेक्शन शो करता है इसलिए मैग्नेट को हम लोड स्टोन भी कहते हैं। लोड स्टोन मतलब लीडिंग स्टोन। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ इसके बारे में। क्या लिखा है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फॉर एग्जांपल नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। द नेचुरल मैग्नेट हैव इरेगुलर शेप एंड आर वीक इन स्ट्रेंथ। ये तो कहीं भी मिल जाता है, मतलब अर्थ पे कहीं भी मिल जाता है। नेचुरल मैग्नेट किसी भी शेप में हो सकता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या है कि मैग्नेट के पीस को अगर हम आयरन के ऊपर रबिंग करते रहें तो आयरन का पीस जो है वो धीरे धीरे मैग्नेट बन जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज़ का हो सकता है, और जितना चाहे स्ट्रेंथ उसके अंदर आ सकता है। तो इट इज़ फाउंड दैट अ पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑन रबिंग विद अ मैग्नेट। सच मैग्नेट्स मेड आउट ऑफ आयरन एंड स्टील आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये मैं बता चुका अभी मैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन हैव डिज़ायर्ड शेप एंड डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम जिस स्ट्रेंथ का चाहे उस स्ट्रेंथ का बना सकते हैं, जिस शेप का चाहे उस शेप का बना सकते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल। ये कुछ एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, उसके बारे में भी इतना ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखो, अब जो भी हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, मतलब वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट को लेकर ही सारा स्टडी करना है, बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करना है। मतलब कंपास भी हो, कहीं कहीं कंपास भी आएगा, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, अलग अलग टाइप शेप के मैग्नेट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। विल ओनली स्टडी बार मैग्नेट।
पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट। ये देखो पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है स्क्रीन पे। अ मैग्नेट अट्रैक्ट सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल। ये इन सब्सटेंसेस को, मैग्नेट जो है इन सब्सटेंसेस को, आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल, इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन अ मैग्नेट इज़ पुट इन अ हीप ऑफ आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन के पाउडर हो गए, पाउडर आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या पाउडर्ड आयरन बोल सकते हैं आयरन फाइलिंग्स का मतलब। दे क्लिंग टू द मैग्नेट। क्लिंग मतलब चिपक जाना, चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं मैग्नेट के साथ। आयरन के पाउडर को अगर हम मैग्नेट के संपर्क में लेके आए, कॉन्टैक्ट में लेके आए, तो वो चिपक जाएंगे। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो आयरन के जो पाउडर सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिपकेंगे, एंड पे, यहाँ पे। इस दो एंड पे, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दो एंड पे सबसे ज़्यादा आयरन के फाइलिंग्स चिपकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो बार मैग्नेट है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसके एंड पे होता है, बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब काफ़ी कम है अट्रैक्शन। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन एट बोथ द एंड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये लिखा है व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड with the help of a thread it comes to rest along the north south direction। थ्रेड से अगर हम किसी मैग्नेट को लटका दें तो जो बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में सस्पेंडेड होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। देयरफॉर मैग्नेट हैज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। मतलब मैग्नेट, पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है। मैग्नेट आयरन के पीसेस को, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, मैग्नेट के एंड पे होता है, बार मैग्नेट के। और इसके बाद दूसरा हम प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं वो ये बता रहा है कि मैग्नेट जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर। और द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। बार मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है उस एंड को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और बार मैग्नेट का जो एंड साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। तो इस तरह से एक बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। और इन दोनों ये जो दो प्रॉपर्टी है इसके बेस पे एक क्वेश्चन नीचे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन। दो बार है ए और बी, आयरन के दो बार्स हो गए, बार मैग्नेट की शक्ल में है, बार मैग्नेट जैसा है, और दो बार है ए और बी, बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, उनमें कोई फ़र्क नहीं है देखने में। वन ऑफ विच इज़ डेफिनेटली मैग्नेटाइज्ड। उनमें से एक तो बिल्कुल मैग्नेट है ही। वी डू नॉट विच वन, मतलब उनमें से दो आयरन, मतलब दो बार है ए और बी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा उसमें से कौन सा मैग्नेट है। तो क्वेश्चन है, हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। मतलब ये कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि दोनों ही मैग्नेट हो सकता है उसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन का बार है। फिर ये भी पता लगाना है कि मतलब ए और बी में से, अब ये बोलेंगे भाई दो बार है ए और बी, अब ए मैग्नेट है या ए आयरन है, बी मैग्नेट है कि बी आयरन का बार है, ये भी पता लगाना है। तो इफ़ ओनली वन, आगे क्या लिखा, इफ़ ओनली वन इज़ मैग्नेटाइज्ड हाउ डज़ वन असर्टेन। अगर उनमें से अगर एक ही मैग्नेट है, दूसरा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा भी कौन सा इसमें से बार ए मैग्नेट है या बार बी मैग्नेट है। ठीक है, मतलब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हो सकता है कि दोनों ही मैग्नेट है, और हो सकता है कि उसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन का बार है। ठीक है, तो ये टेस्ट करना है। उसके बाद इसमें लिखा है कि यूज़ नथिंग एल्स बट द बार्स ए एंड बी। मतलब तुम्हें कोई मटेरियल यूज़ नहीं करना है। ये नहीं कि आयरन फाइलिंग्स के अंदर उसको हमने डुबा लिया तो वो आयरन फाइलिंग्स चिपक जाएंगे तो पता चल जाएगा मैग्नेट है, या फिर थ्रेड से लटका देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि बार ए और बार बी उनमें से कौन सा मैग्नेट है। ये सब कुछ नहीं करना है। मतलब हमें ना तो आयरन के फाइलिंग्स यूज़ करने हैं,
ना थ्रेड यूज़ करना है उसको लटकाने के लिए, कोई मटेरियल यूज़ नहीं करना है। बस हमारे पास आयरन के 2 बार हैं, उन्हीं को पकड़ के मतलब उनसे हमें चेक करना है कि भाई ये इसमें से ये आयरन है, ये मैग्नेट है, मतलब ये बताना है बस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सोचो इसके बारे में। ऐसे सपोज कर लेते हैं ये बार ए है, बार ए का एंड है, बार ए के जो एंड्स हैं ये है P और ये Q, बार बी के एंड्स हैं R और S। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो एंड P है और ये R, इसको एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं। सपोज़ अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों बार में, A और B बार में अट्रैक्शन हो रहा है। P और R को जब हम एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं, फिर हमने क्या किया, बार A का जो दूसरा वाला एंड है, दूसरा वाला एंड मतलब Q, जो Q एंड है बार A का, उसको हमने बार B के जो एंड R के पास लेकर आए। अब मान लो रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब है कि दोनों बार A और B मैग्नेट है। लेकिन अगर P एंड और R एंड के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है और Q और R के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर उनमें से एक आयरन है और एक मैग्नेट है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है, इस आंसर को पढ़ो। क्या लिखा है, ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट एंड्स ऑफ द बार्स क्लोजर, अ रिपल्सिव फोर्स इन सम सिचुएशन एस्टेब्लिशेस दैट बोथ आर मैग्नेट। मतलब अगर रिपल्शन हो रहा है तो ये पक्का है कि दोनों मैग्नेट है। लेकिन हमेशा अट्रैक्शन हो रहा है, क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव देन वन ऑफ देम इज़ नॉट मैग्नेटाइज्ड। मतलब अगर दोनों बार में हमेशा अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों मैग्नेट नहीं है, उसमें से एक आयरन है और एक मैग्नेट है। सपोज़ दोनों बार ए और बी में सिर्फ अट्रैक्शन ही हो रहा है, तो फिर ये तो पक्का हो गया कि उसमें से एक आयरन है, आयरन का बार है, और एक मैग्नेट है। अब ये हमें पता लगाना है कि बार ए मैग्नेट है कि आयरन है। तो हमने क्या किया, बार ए को हमने टेबल पे रख दिया और बार बी को ऐसे खड़ा करके हम बार बी को क्या कर रहे हैं, बार बी को एक एंड से मतलब इसके ऊपर बार ए के ऊपर रख के बार बी को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करा रहे हैं ऐसे। तो अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, पी एंड पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और क्यू एंड पे अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, बीच में अगर कम हो रहा है अट्रैक्शन दोनों बार के बीच में, यहाँ पी इस जगह पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस जगह पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, बीच में अगर कम हो रहा है अट्रैक्शन, तो इससे एकदम प्रूव हो गया जो ये आयरन, ये जो बार है बार ए, ये मैग्नेट है। लेकिन अगर हर जगह अट्रैक्शन, अगर बार बी को हम ऐसे ले जा रहे हैं, पी से क्यू की तरफ ले जा रहे हैं और अट्रैक्शन हर जगह सेम आ रहा है, तो बार ए जो है फिर आयरन होगा। तो इस तरह से, तो ये मेन बात यही है कि हमने पढ़ा है कि आयरन के ये जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, उसके एंड पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो बार बी को जब हम एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाएंगे पी से क्यू तक, अगर अट्रैक्शन एंड पे ज़्यादा फील होता है यहाँ पर और यहाँ पे अट्रैक्शन अगर ज़्यादा फील होता है, तो इसका मतलब है कि बार ए मैग्नेट है। तो इस आंसर को मैं लिख देता हूँ मैं कि अगर मतलब कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन का बार है। ये उस केस की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, तब तो ये बात पक्का है, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है तो ये पक्का है कि भाई एक मैग्नेट है और एक आयरन है। कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है, उस बात को हमें मतलब ये क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आंसर में ये लिख दिया नीचे आंसर मैंने। क्या लिखा है, टू सी विच ऑफ द टू बार्स इज़ ए मैग्नेट, पिकअप वन, मान लिया हमने बी को ऐसे उठा लिया, एंड लोअर वन ऑफ इट्स एंड्स फर्स्ट ऑन वन एंड ऑफ द अदर, वन एंड्स ऑफ द अदर से ए, मतलब वही है बी के एक एंड को, बी का जो एंड मान लो ये एंड आर हो गया, इस आर को ये जो बार ए है उसके एंड पे हमने टच कराया, फिर इसी ये जो बार बी है इसके एंड आर को हम ए के मिडिल में ले गए, और मिडिल में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ मिडिल पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है और एंड पे सिर्फ अट्रैक्शन मतलब फील हो रहा है फोर्स, तो इसका मतलब बार ए जो है वो मैग्नेट है। नीचे मैंने आंसर लिख दिया, यही आंसर लिखना है। थर्ड प्रॉपर्टी है, इन ए मैग्नेट
द टू पोल्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। अब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक है ऐसे साउथ पोल और एक ये नॉर्थ पोल। द पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड, ये पोल्स थोड़े अंदर होते हैं, एंड पे नहीं होते। इसका रीज़न है, मैं समझाऊंगा इसका रीज़न क्या है। ये पोल्स अंदर होते हैं और इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 होता है, 12 लेते हैं। और इन दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम इफ़ेक्टिव लेंथ बोलते हैं या मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 12, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, या फिर हम इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ। और मैग्नेट की जो पूरी ओवरऑल जो टोटल लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है वो ज़्यादा है। अगर हम ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसका रेशियो देखें तो 6/7 होता है। ये रेशियो याद रखना। मैग्नेट के पोल थोड़े अंदर होते हैं, मतलब बिल्कुल एंड पे नहीं होते पोल, यहाँ पे एंड पे नहीं होंगे, थोड़े अंदर होते हैं। वाई इट इज़ सो, इसका रीज़न है, ये रीज़न बताऊँगा मैं बाद में। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू लेते हैं ना, बिल्कुल उसकी जगह हम यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की जगह स्मॉल एम बोलते हैं। स्मॉल एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा वर्ड, क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ आएगा। पोल स्ट्रेंथ का फिजिकल मीनिंग ये आगे चल के क्लियर होगा। तो एक मैग्नेट के अंदर जो दो पोल होते हैं, उन दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू होता है, उसकी जगह यहाँ पर हम पोल स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। ये तो सही बात है। नॉर्थ और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा, साउथ और साउथ पोल में रिपल्शन होगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में, बार मैग्नेट में मोनोपोल कभी नहीं होगा, अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये बार मैग्नेट बनाया, ये बार मैग्नेट है, इसमें ये रहा साउथ पोल या नॉर्थ पोल। अगर हम इसको ऐसे कट कर दें बीच में से, तो कट करने पे क्या होगा, इसके दो टुकड़े हो गए, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ये साउथ है ये नॉर्थ। ऐसे नहीं, ये नहीं कि अलग अलग हो गए साउथ, यहाँ पे फिर दो पोल आ जाएंगे साउथ नॉर्थ। तो बार मैग्नेट में हमें कभी भी ध्यान रखना, मैग्नेट में मोनोपोल कभी नहीं होता। अभी तो बार मैग्नेट का एग्जांपल हम ले रहे हैं, बार मैग्नेट को ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो वैसे भी मोनोपोल कभी नहीं होगा। मैग्नेट में हमेशा डाईपोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ होंगे। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाईपोल, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे हमने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, वैसे ही कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी होता है। तो कूलम्स इन मैग्नेटिज्म क्या है, देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ M1 and M2 separated by a distance r is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। बिल्कुल वही बात है जैसे वो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था। जैसे सपोज करो हमारे पास दो मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट ऐसे ले लो, ये दो बार मैग्नेट ले लिया, अलग अलग बार मैग्नेट है ये सपोज़ यहाँ पे साउथ पोल बना दिया मैंने, यहाँ नॉर्थ पोल बना दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये जो बार मैग्नेट है इसमें जो पोल है, ये बार मैग्नेट B मान लिया, ये बार मैग्नेट A मान लिया। बार मैग्नेट A के जो पोल्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है ये M1 मान लिया, M1। और ये जो बार मैग्नेट B है इसके पोल की स्ट्रेंथ हमने मान लिया M2। ये बिल्कुल पोल स्ट्रेंथ, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वैसे यहाँ पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो ये M1 M2 दो पोल है, एक साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। साउथ पोल की स्ट्रेंथ है M1 पोल स्ट्रेंथ और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है M2। इनके बीच में डिस्टेंस है r।
तो इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स F लगेगा इनके बीच में। तो ये जो F होगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, यहाँ वहाँ पे क्या था, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा μ0/4, ये 1/4 एप्सिलॉन की जगह μ0/4 होगा। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, F इक्वल टू μ0/4 M1 M2/R²। अब इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, इसका यूनिट होता है, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट होता है न्यूटन पर टेस्ला, SI, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर टेस्ला, और एम्पियर मीटर होता है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, अभी सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि द पोल्स ऑफ ए, जो पहले हमने डिस्कस किया है, द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज स्लाइटली इनसाइड, थोड़े अंदर होते हैं, उसका रीज़न समझ लो। जैसे हमें पता है कि ये जो नॉर्थ, ये इसका पोल स्ट्रेंथ हमने M1 लेट कर लिया और इसका हमने M2 लेट कर लिया, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों पोल के बीच में, दोनों पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगा μ0/4 M1 M2/R²। अगर इन दोनों मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट A और बार मैग्नेट B को कांटेक्ट में ले आएँ तो फिर क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस अभी भी होगा, कुछ डिस्टेंस तो होगा ना। अगर ये पोल, सपोज़ अगर ये पोल एंड पे होते, यहाँ पे होते, सपोज़ सपोज़ नॉर्थ पोल यहाँ होता, इस बार मैग्नेट A का नॉर्थ पोल बिल्कुल एंड पे होता, यहाँ पे होता, और बार मैग्नेट B का भी पोल, ऐसे पोल अगर एंड पे होता है, ऐसे यहाँ पे इस जगह पे, तो जब दो मैग्नेट जब कांटेक्ट में आते तो इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता, और डिस्टेंस 0 हो गया, R अगर 0 हो गया तो फोर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है ना कि दो बार मैग्नेट को कांटेक्ट में लाएंगे तो फोर्स उनके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए पोल को अंदर ही होना पड़ेगा, पोल शुड बी स्लाइटली इनसाइड, इसलिए पोल थोड़े से अंदर होते हैं ताकि दो मैग्नेट जब आपस में जब कांटेक्ट में आ जाएं, टच करने लगे, तब भी उनके पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ये इसका रीज़न है। पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ, देखो दो कॉलम बना रखा है मैंने, एक तरफ लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरी तरफ लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है, और बस ऐसे ध्यान रखना, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मैग्नेटिज्म में क्या होता है। जैसे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, वैसे यहाँ पे साउथ पोल है, नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पे साउथ पोल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी जगह यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे, और मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल। वहाँ जो नेगेटिव चार्ज है मैग्नेटिज्म में, उसकी जगह साउथ पोल। और हम क्या कहते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है Q, -q + q। इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं -q + q, और मैग्नेटिज्म में हम उसकी जगह लेते हैं पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम क्या निकालते थे, Q × 2a, याद है, Q × 2a। और डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल M यूज़ करते हैं, और इसमें होता है M × 2l, M × 2l। वहाँ Q × 2a है, यहाँ पे M × 2l है। मतलब ये देखो, चार्ज की जगह हो गया पोल स्ट्रेंथ, P की जगह हो गया M, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पे डिस्टेंस 2a है,
12 लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं 12, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 12 हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वहाँ पे यूनिट था कूलम मीटर। तो ये 7th प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ 12, दैट इज m इंटू 12। यही हो गया, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो साउथ पोल यहाँ मैं लेफ्ट साइड में यहाँ बनाऊँगा, इधर नॉर्थ पोल इधर बनाऊँगा राइट साइड में। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, बता चुका हूँ मैं। इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इट्स ऐसा यूनिट इज़ जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट अभी याद रखो, आगे ये सब क्लियर हो जाएगा यूनिट कैसे है। जैसे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट में एक बार थोड़ा देखता हूँ कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड पोल स्ट्रेंथ। देखो, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स हमने, ये न्यूटन हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। पोल स्ट्रेंथ m1 m2 पोल, इसको अलग ही रखते हैं m1 m2, ये देखा जाएगा। और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो m1 m2, ये m1 m2 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। और इसको लिखा न्यूटन पर टेस्ला एम्पियर मीटर। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि न्यूटन पर टेस्ला और एम्पियर मीटर दोनों सेम ही होते हैं, ये दोनों सेम है। ये मैं क्लियर करूँगा इस बात को आगे चल के। तो मैं न्यूटन पर टेस्ला को लिख रहा हूँ एम्पियर मीटर, ये m1 ये m2, ये m1 एम्पियर मीटर और ये m2 एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट हो गई वो हो गया एम्पियर मीटर, या न्यूटन पर टेस्ला भी बोल सकते हैं, पहले बोल चुका हूँ मैं। दिस इज पोल स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हैज़ पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ बच्चों याद कर लो, डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, और लेंथ दी हुई 20 सेंटीमीटर, दो पोल के बीच में। जैसे मैं बना देता हूँ, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो ये जो डिस्टेंस है साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में, ये डिस्टेंस है 12। तो 12 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। पोल स्ट्रेंथ निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का m इंटू 12। m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। बार बार कह रहा हूँ मैं, पोल स्ट्रेंथ, इसका मीनिंग हम आगे क्लियर करेंगे और ज़्यादा। अभी बस इतना याद रखना कि जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, उसकी जगह यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है। तो m इंटू 12, तो कैपिटल M, अभी वैल्यू डालते हैं। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू 5 है, स्मॉल m, और 20 सेंटीमीटर 2L के बराबर है, 20/100 हो गया। तो स्मॉल m इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 100 अपॉन 20। तो ये कितना हो गया, 5/25, और इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल M हम बोलते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किसी बार मैग्नेट का, हर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर किसी बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, किसी बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कम है तो वो मैग्नेट वीक है। ये बताता है डाइपोल मोमेंट।
और मेनली बच्चे सोचते हैं कि पोल स्ट्रेंथ से भी तो हो सकता था, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो वन ऑफ द मतलब इसमें एस्पेक्ट है। इसमें हमें पोल स्ट्रेंथ और वो जो पोल स्ट्रेंथ m और ये डिस्टेंस 12 है मल्टीप्लाई करके डाइपोल मोमेंट मिलता है। पोल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। उसके साथ हमें देखना पड़ेगा वो दोनों जो पोल है बार मैग्नेट के अंदर उनके बीच में कितना डिस्टेंस है 12। अगर वो डिस्टेंस 12 ज़्यादा है, पोल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो वो बार मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो उस बार मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसी की बेस पे न्यूमेरिकल हो रहे हैं। जैसे अब न्यूमेरिकल देखो क्या लिखा है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। अब जैसे बना लेते हैं स्टील वायर, ये स्टील वायर बना लिया। कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो पोल है ना होते थोड़े अंदर है, लेकिन आमतौर पे हम कई बार वो नहीं मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं बस लेंथ L है, हालांकि लेंथ L ये गलत है, पोल थोड़े अंदर है थोड़े से, ठीक है। तो कई बार हम इग्नोर भी कर देते इस बात को, कह रहे स्टील वायर की लेंथ L है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता 12 है, 12 लेते हैं ना वैसे, पर यहाँ पे कह रहे L है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो गया, पोल स्ट्रेंथ हो गया M, तो M इंटू L हो गया। अब करें कि इसको मोड़ के हमने सेमी सर्कल बना लिया, ऐसे बना लिया सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर शेप दे दिया हमने इसको ऐसे मोड़ के। ऐसे मतलब साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये लेंथ है, ये लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ और नॉर्थ हो गया। तो पहले साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस L था, अब डिस्टेंस L नहीं है, डिस्टेंस ये माना जाएगा। और डिस्टेंस कितना हो गया, अगर हम इस सेमी सर्कल का रेडियस r मानते हैं तो डिस्टेंस 2r होगा। अब क्या होगा डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल मोमेंट होगा, सोचो क्या होगा, m पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेकिन जो लेंथ है उसमें फ़र्क पड़ गया, अब 2r हो गया। अभी कितना, ये 2r कितना होगा, सोच के देखो 2r क्या होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं ना, L इक्वल टू पाई आर, L इक्वल टू पाई आर, ये L है, ये पूरी L है ना भाई। हमने इसी मैग्नेट को, ये वाला जो मैग्नेट था L लेंथ का, इसको हमने मोड़ के ऐसे सेमी सर्कल बना दिया है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई L बाई पाई। अब इस R की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो M इंटू 2R, ये हो गया L बाई पाई, 2 बाई पाई M इंटू L। M इंटू L क्या है, M इंटू स्मॉल एल क्या है, कैपिटल M, 2M बाई पाई हो जाएगा। तो अब जो ये जो सेमी सर्कल शेप हमने बना दिया, उसके बाद इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 2M अपॉन पाई, ये डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे हम डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये है कि दो आइडेंटिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M और इस दूसरे वाले का भी कैपिटल M है। अब इनका दोनों का मिला के कितना होगा डाइपोल मोमेंट, तो पता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। तो इस नीचे ये जो मैग्नेट जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया वेक्टर M ऐसे, और दूसरे वाले का M हो गया ऐसे, और ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये M हो गया और ये M हो गया, M और M का रिजल्टेंट क्या आएगा, 2M अपॉन पाई। 2 पाई M इंटू L, 2 पाई M इंटू L, 2 पाई M इंटू L, 2 पाई M इंटू L। M और M का रिजल्टेंट क्या आएगा, 2M अपॉन पाई। 2 पाई M इंटू L, 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 2
m और m का रिजल्टेंट आएगा m√2। बस इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। हमने गॉस थ्योरम वहाँ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ क्या पढ़ा था कि फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ये कहता है, क्या कहता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कैसे समझा सकते हैं, मैं एक बार मैग्नेट बना देता हूँ पहले। ये रहा बार मैग्नेट, और ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है मालूम है ना। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल के अंदर जाता है फील्ड लाइन ऐसे करके। अब मैं कोई भी एक क्लोज सरफेस ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ क्लोज सरफेस। जैसे ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया। अब इस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अब देखो यहाँ पे ये फील्ड लाइन यहाँ से अंदर जा रहा है, देखो यहाँ से अंदर जा रहा है फील्ड लाइन, और उतना ही फील्ड लाइन वो बाहर भी जा रहे हैं। तो फ्लक्स जहाँ से अंदर जाते हैं फील्ड लाइन वहाँ फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं, और जहाँ से फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहा होता है वहाँ फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है। तो नेट कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का कितना हो गया, जीरो। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, दैट इज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DA इक्वल टू ज़ीरो। इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और इससे कंक्लूजन निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेट में मोनोपोल नहीं होता। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का कंक्लूजन है। मोनोपोल इन मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में हमेशा डाईपोल होगा, ठीक है। इसके बारे में सोचो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। मोनोपोल इन मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वीडियो पहला वाला कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग वो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे।